अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, डियर व्यूवर्स। आज एक बहुत अहम उन्वान पे हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। आप टीवी ऑन कीजिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह जो है फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख रहे हैं। क्या वाकई ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कोई जेनोसाइड हो रहा है? हम लोग जानेंगे आज के फ़लस्तीन इसराइल का जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसके पीछे सच क्या है, मीडिया प्रोपेगेंडा क्या है, और इस पूरे तनाज़ुर में हिंदुस्तानी शहरियों को इसको किस तरह देखना चाहिए। इस अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए ख़ास मेहमान जनाब के सुहेल साहब। के सुहेल साहब जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा ख़ास इनका तारुफ ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ख़ासकर ये जो पूरा मिडल ईस्ट एरिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट भी करते हैं। इसके जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशंस पे भी ख़ास नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मैं हमारे खुसूसी मेहमान सुहेल के साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम सुहेल साहब। थैंक यू, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले सुहेल भाई मुद्दे पे आते हैं। पिछले सैटरडे हमने देखा, मीडिया की रिपोर्ट्स भी देखे, हमने देखा कि पूरे मीडिया और सब ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने जो है अक़दाम किए, उन्होंने एग्रेशन दिखाया। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यह पूरा जो सिनारियो है, क्या फ़लस्तीन इसमें एग्रेसर्स हैं? हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी सुहेल भाई। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग दिस सेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ा जो गलतफहमी है वो ये है कि फ़लस्तीनियंस इन स्पेसिफिक फ़लस्तीनियंस जो है एग्रेसर है। द आंसर इज़ नो, एब्सोल्युटली नो। द हिस्ट्री ऑफ गाज़ा एक्चुअली डिडंट स्टार्ट ऑन द लास्ट सैटरडे। जो है पिछले 7 अक्टूबर 2023 को हमारे फ़लस्तीन का हिस्ट्री शुरू नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियंस अब तक मारे गए हैं अलग अलग इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस बाय इज़राइल, और 7 मिलियन फ़लस्तीनियंस रेफ्यूजीज़ है UNRWA के, यूनाइटेड नेशंस के जो है एजेंसी UNRWA के जो है स्टैटिस्टिक्स के तहत। तो नोम चॉम्स्की एक बहुत ही एक तकरीर में वो दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे गाज़ा में ज़िंदगी होता है, और गाज़ा का रिटेलिएशन के सिलसिले में फ़लस्तीनियन जब रिटेलिएट करते हैं तो ये जो एग्रेसर की जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में वो बोल रहे थे कि वो एक बार जब वहाँ देखा तो उन्होंने देखा एक गाज़ा में एक बूढ़े आदमी है जो एक प्ले कार्ड पकड़ के वहाँ खड़े हैं, और वो उसमें लिखा है, यू टेक माई वाटर, यू बर्न माई ओलिव ट्रीज एंड यू डिस्ट्रॉय माई हाउस, टेक माई जॉब, स्टील माई लैंड, और इसके अलावा इम्प्रिजन माई फादर, किल माई मदर, बॉम्बार्ड माई कंट्री, starve us all and humiliate us all, but I am to blame, I shot a rocket back। ये जो है बहुत ही एक जो है हकीकत है गाज़ा के सिलसिले में कि कुछ भी करेगा तो उसके बारे में जो है इसराइल जो करेगा, इसराइल जो है एग्रेस करेगा और लोगों को मारेंगे, लोगों को पीटेंगे, कुछ भी करेगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। कितने जो है फ़लस्तीनियंस मारा जाएगा वो कभी काउंट नहीं करेगा। अगर एक इजरायली मारा गया उसके रिटेलिएशन में तो फिर वो एक बड़ा न्यूज़ है दुनिया भर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए, ख़ास तौर पर ये लास्ट सैटरडे 7 अक्टूबर 2023 का वाक़या सामने रखते वक्त मतलब एक बहुत बड़ा झूठ है जो फैला जाता है कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। बाइडेन ये बोलते हैं, ओबामा बोलते हैं, ट्रम्प बोलते हैं, क्लिंटन, ये तमाम लोग यही बोलते हैं कि दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली लाई, बिगेस्ट लाई एवर टोल्ड है। इज़राइल एक्चुअली डिफेंड नहीं कर रहे हैं अपने मुल्क को, इट्स एक्चुअली अटैकिंग एंड किलिंग सिविलियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। इट्स लिटरली क्रशिंग जो है पीपल इट नोस कांट फाइट बैक। तो ये एक मतलब ये टेररिज्म है, बेसिकली दिस इज़ टेररिज्म। वाइपिंग आउट एन एंटायर फैमिली जो है जो हो रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो कभी भी काउंट नहीं जाता है। स्कूल्स बॉम्ब किया जाता है, और उसके अलावा जो है सिविलियन जहाँ रहते हैं वो बड़े पूरा बिल्डिंग्स को जो है तोड़ देते हैं। जब वो लोग जो है रहते हैं उसके अंदर सोते हैं तो पूरा जो है फैमिलीज़ को दफन किया जाता है एक बम्बार्डमेंट में। जो है हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज आर किल्ड इन वन जो है कोलैप्स ऑफ ए बिल्डिंग, बेसिकली डेमोलिशिंग अ बिल्डिंग व्हेन दे आर स्लीपिंग। जो है गाज़ा पूरा शट डाउन करते हैं। जब गाज़ा के अंदर कोरोना जब होते हैं तो वहाँ के जो लैब है, कोरोना का लैब, उसको शट डाउन करते हैं इसराइल। जो है इस तरीके से ऑन अ डे टू डे बेसिस लोगों के लिए हेल बनाते हैं इसराइल। और ये बोलते हैं जब एक फायर जो है ऑफेंसिव फ़लस्तीनियन की तरफ से जब होता है तो बोलते हैं कि टेररिस्ट अटैक है, और बाकी कुछ भी काउंट नहीं करता। जैसा कि मैंने बताया 5 लाख लोग मारे गए हैं। तो इसको हम समझने का ज़रूरत है। दिस इज़ सेटलर कॉलोनियलिज्म।
इसको हम जानते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले 1947 के पहले यहाँ ब्रिटिश लोग मौजूद थे और ब्रिटिश लोग यहाँ एग्रेसर है, वो लोग कॉलोनियल, वो लोग जो है कॉलोनाइज़र है, हम कॉलोनाइज्ड है। तो कॉलोनाइज़र जब यहाँ होता है तो कॉलोनाइज्ड लोग जो हम लोग जो इंडियंस है उसके ख़िलाफ़ हमने लड़ा, उनके ख़िलाफ़ हमने लड़ा और जीता। लड़ने का अलग अलग तरीका मौजूद था, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मौजूद था, उसके साथ साथ जो है भगत सिंह का रेजिस्टेंस जो वायलेंस लेके था, सुभाष चंद्र बोस का जो है रेजिस्टेंस था, उसको वो लोग बोलते थे ये सब रेजिस्टेंस, चाहे वो नॉन वायलेंट हो चाहे वो वायलेंट हो, सब चीज़ उसको बोलते हैं वो टेररिज्म है, और उसके तहत वो लोगों को जेल के अंदर डालते थे। तो यही चीज़ है जो वहाँ हो रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया को भी समझने का ज़रूरत है। इंडियंस के लिए तो बहुत आसानी से समझ जाता है कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के जो है एनालॉजी। जब अभी जो दुनिया में हो रहा है, मिसाल के तौर पर जो आपके यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन बेसिकली कॉलोनाइज्ड है, और आप जानते हैं जो रशिया है वो कॉलोनाइज़र है। जब वो वहाँ पर आगे ऑक्यूपायर है, मतलब ऑक्यूपायर इज़ बेसिकली द रशियंस एंड ऑक्यूपाइड इज़ द यूक्रेन। वहाँ पर आप देखते हैं कि अमेरिका और पूरा एलाइड फोर्सेस सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, क्योंकि वो कॉलोनाइज्ड है, कॉलोनाइज़र के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पर जब इज़राइल में आते हैं, कॉलोनाइज़र के साथ वो खड़े हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, हमें समझने का ज़रूरत है। आप जानते हैं अभी जो फ़लस्तीन से जब बम्बार्डमेंट हुआ था, स्टेरोथ और एश्कलॉन, ये दो जगह पर जो बॉम्ब हुआ था, अब हमें समझने का ज़रूरत है। दीज आर बेसिकली दोस विलेजेस which are very near to Palestine, मतलब गज़ा, और they were built on the ruins of Palestinian city named नजद। नजद बोल के एक सिटी था जिसको इन्होंने तबाह कर दिया और वहाँ पर लोगों को जेनोसाइड किया, क्लेंस किया, और उसके बाद वहाँ पर बनाया। और एक अजीब तरह का डिल्यूजन में है ये लोग के जो है यहाँ, मतलब वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। ये वो लोग अभी कुछ साल पहले उनको वहाँ पर वाइप आउट करके जो है अपने कॉलोनी सेट किया है, अपने जो है जगह फ़लस्तीन को रिमूव किया था। तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरीके का बड़ा जब इनजस्टिस होता है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से लोग रिटेलिएट करेगा। ये तो हकीकत है, ये जो हुआ है ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। गज़ा के अंदर फॉर इंस्टेंस, गज़ा वॉज नॉट अ मिलिट्री जोन। गज़ा एक जो है लोग वहाँ जो वैकेशन में जाना चाहते थे, लोग हमेशा वहाँ रहना चाहते थे, क्योंकि एक कोस्ट लाइन है, वो सी शोर के पास है। तो वो जगह पर इन लोगों ने जो है इतना बड़ा मिलिट्राइज जोन बनाया है कि जो है उसका पूरा जो है सब चीज़ ख़त्म कर दिया। ये लोग कैसे नहीं गुस्सा होंगे? ऐसा एक जगह जो ओपन प्रिजन है दुनिया में, कोई भी आपको इस तरीके का पैरेलल नहीं दिखेगा। अब मैं तो बार जो है बहुत बार 5 बार कम से कम फ़लस्तीन और इज़राइल में विज़िट किया है। अभी पिछले महीने भी वही था। हेब्रोन एक अच्छा एग्जाम्पल है। हेब्रोन के अंदर जब जाते हैं, अल खलील बोल के एक जगह है जहाँ पर इब्राहिमी मोस्क है, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा बीवी और जो है इसहाक अलैहिस्सलाम के वाइफ, इस तरीके से बहुत सारे लोग जो घर में रहते थे वही घर में तदफीन हुआ था। और वो घर जो है फ्रॉम टाइम मेमोरियल लोग उसको जो है मस्जिद, और वहाँ पर जो हिस्टोरिकली लोग समझते हैं ये एक दिस इज़ हिस्टोरिक प्लेस, और वो जगह पर मस्जिद है, वो मस्जिद का नाम है इब्राहिमी मॉस्क, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है एक जगह पर अच्छा तरीके से उसको बनाया था। तो ये जगह जहाँ पर अल खलील है, इस यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर एक्सट्रीम रेसिस्ट सेटलर्स जो आप देखेगा वो हेब्रोन में दिखेगा, और सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस जो आपको दिखेगा, सबसे ज़्यादा वायलेंस और ह्यूमिलिएशन जो दिखेगा वो हेब्रोन में दिखेगा। वहाँ पर जो है ओल्ड सिटी से गुज़र के आपको जाना है, आपके ओल्ड सिटी से गुज़र के आपको जो है मस्जिद के अंदर जो है मस्जिद के अंदर जाना है। तो ये ओल्ड सिटी के अंदर जाते वक्त आपके ऊपर और नीचे हर जगह जो है जो सेटलर्स है, जो वाकई सेटलर्स, आप देख सकते हैं घरों के अंदर वो पत्थर के ऊपर लिखा होगा फातिहा और जो है सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये सब लिखा होगा पत्थर में, जो है उसको कार्व किया हुआ है। ये चीज़ मतलब ये है कि वंस अपॉन अ टाइम दैट वाज एक्चुअली हाउस ऑफ मुस्लिम्स और अरब्स, और अभी फिल वक्त उसको जो है रह रहे हैं ये लोग, जो इसराइली लोग हैं, वो लोग जो जा रहे हैं मुसलमान को मस्जिद की तरफ जाने वाले लोगों के ऊपर वो लोग गार्बेज फेंकते हैं हमेशा। दे ह्यूमिलिएट द मुस्लिम्स। मतलब ये है एक जगह जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट द फ़लस्तीनियंस फेस। वहाँ पर आप जानते हैं एक 1994 फरवरी पे 15 तारीख को
जब मतलब रमज़ान के 15 तारीख को फरवरी ऑफ 1994 जब लोग नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ पर एक गनमैन जो है एक अमेरिकन न्यूयॉर्कर है, बेसिकली न्यूयॉर्क ज्यू है, बरूच गोल्डस्टीन उसका नाम है, वो आके अपने बंदूक इस्तेमाल करके लोगों को उन्होंने मारा, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को। 29 लोग वे मैसेक्ड व्हाइल दे वर प्रेइंग इनसाइड द मस्जिद। मतलब वो लोग तरावी नमाज पढ़ रहे थे। और उसके बाद सेकेंड डे पुलिस ने जो सिविलियंस वहाँ के फ़लस्तीनियंस को 40 लोगों को बुलेट से मारे, बंदूक से मारे। और उसके बाद 6 महीना वो मस्जिद उन्होंने, मतलब 100% मस्जिद मुसलमान का था, और वो बंद किया। फिर 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक शामगार इन्वेस्टिगेशन कमेटी बोल के कमेटी बनाया। वो कमेटी ने मतलब अपना ही यूनिलैटरल कमेटी है, उन्होंने ख़ुद अपने तौर पर बनाया, और उसमें उन्होंने जो है ये तय कर लिया कि यह मस्जिद को हमने बांटेंगे, 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, और इसको 60% ज्यूज़ को दे देंगे और 40% मुसलमान को दे देंगे। मतलब यहाँ एग्रेसर कौन है सब लोग जानते हैं, जो है एक ज्यू है, और जहाँ वहाँ पर कौन जो है इनजस्टिस करते हैं वो ज्यूज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि वहाँ के इसको जो है डिवाइड करके उन्होंने आधा, मतलब 60% ज्यूज़ को और 40% मुसलमान को दे दिया। तो ये और उसके अलावा जब आप आज भी देख सकते हैं, जब जाते हैं तो मस्जिद के अंदर मेटल वॉल्स बना हुआ है, एक तरफ मुसलमान है एक तरफ ज्यू है, और वहाँ पर आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरे तरफ जो ज्यूस है वो लोग आपको कर्स कर रहे होंगे, वो लोग यल कर रहे होंगे, इस तरीके से वो लोग डिसेक्रेशन ऑफ मस्जिद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दूसरे तरफ से। और मतलब यहाँ से मुसलमान ये सब सुनना है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसलमान, मतलब मुस्लिम जो हिस्सा है जहाँ पर जो है मेहराब है, और मुअज्जिन जो जहाँ पर आज़ान देते हैं, माज़ना जो कहते हैं, ये माज़ना जो है उसको बना दिया ज्यूस के सेक्शन में, और वो ज्यूस के सेक्शन में है, और इस तरफ मुसलमान के सेक्शन में यहाँ पर आज़ान करने का जगह नहीं है। अगर आज़ान देना है 5 वक्त नमाज के लिए तो परमिशन लेना है ज्यूइश मतलब इसराइली सेटलर्स या जो है उसके अथॉरिटीज़ से। ये जो है ये इस तरीके का लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन है जो मुसलमान वहाँ फेस करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, और वो अक्सर वो परमिशन नहीं देते, और अक्सर ख़ास तौर पर थर्सडेज सैटरडेज़ वगैरह में वहाँ पर आज़ान होता नहीं है। तो उसके अलावा एक मुसलमान जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने कार जो है वहाँ पार करने का नहीं है, दूर पार करके वो आना है, और नमाज़ पढ़ के वो वापस जाते वक्त वो देख सकते हैं अपने कार को वो पूरा जो है स्क्रैच किया होगा, कार को उन्होंने जो है हलाक कर दिया होगा। ये लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन है जो मतलब एक छोटा एनेक्डोट, हेब्रोन के एनेक्डोट में दिखाना चाह रहा हूँ, जो गज़ा के अंदर क्या होते हैं। ये आप अगर देखना है तो गज़ा के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो आप देखिएगा। तो बेसिकली ऑक्यूपायर एंड द ऑक्यूपाइड के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द अरब्स ऑफ फ़लस्तीन आर द ऑक्यूपाइड एंड इज़राइल इज़ द ऑक्यूपायर, दे आर ऑक्यूपायर्स। एंड वो मतलब जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो आपके ज़मीन उन्होंने नहीं लिया था, और आपके घर उन्होंने चोरी करके वो आपके घर के अंदर नहीं रहा था, वो सिर्फ आपके रॉब किया था आपके यहाँ के वेल्थ को, इंडिया के। लेकिन इज़राइल जो करते हैं वो आपका ना सिर्फ आपके वेल्थ को रॉब करते हैं, आपके प्रॉपर्टीज़ को वो थेफ्ट करते हैं। वो बोलते हैं, मतलब आप देखा होगा जो रिसेंटली जो एक जूइश मतलब एक वायरल वीडियो है जेरूसलम के अंदर, वो बोलते हैं कि देखिए इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स विल स्टील योर हाउस। वो आके आप जो है फ़लस्तीनी घर को चोरी करने के बाद जब वो घर के अपना मालिक जो है अरब मालिक, वो बोलते हैं कि व्हाई आर यू इनसाइड माई हाउस, व्हाई आर यू स्टीलिंग माई हाउस। वो बोलते हैं कि इफ़ आई डोंट स्टील योर हाउस समवन एल्स विल स्टील योर हाउस। मतलब ये चीज़ है जो आप वहाँ पर देखते हैं। तो यूएन रेज़ोल्यूशन मतलब ये जो आपको एक चीज़ समझने का ज़रूरत है, ये जो वायलेंस है फ़लस्तीन की तरफ से वो क्या अलाउड है इंटरनेशनल लॉ में, ये भी इस सवाल का एक कंटेंट है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसमें जो है एज़ पर द यूएन रेज़ोल्यूशन इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर देखेंगे यूएन रेज़ोल्यूशन 37/43, I would like to read from the resolution. Considering that the denial of the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination, sovereignty, independence and return to Palestine, and the repeated acts of aggression by Israel against the people of the region constitute a serious threat to international peace and security. ये बोलते हुए ये कंटिन्यू करते हैं, reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples of independence, territorial integrity
national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle. ये जो है एज पर द इंटरनेशनल लॉ ये अलाउड है आपको जो है किसी भी तरीके से ये जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ रजिस्ट करना आपके लिए अलाउड है। ये जो है ख़ास तौर पर इसमें बताया है जो है आपके इसके अंदर, ये हमें समझने का ज़रूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़लस्तीनियंस एंटी सेमिटिक है? एब्सोल्युटली नॉट। या तो फिर कोई भी वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन या फ़लस्तीनियंस हो इन जनरल वो एंटी सेमिटिक नहीं है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वहाँ पर लोग रह चुके हैं, वहाँ लोग रहते हैं हमेशा, मुसलमान, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ सब लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था अंटिल 1947 जब वो लोग कॉलोनाइज करने के लिए शुरू किए। तो ये हमें समझने का ज़रूरत है जो फ़लस्तीन के बारे में। सॉरी आई वेंट टू लॉन्ग। जी, तो आपके बातों से ये साफ़ हो रहा है कि फ़लस्तीन ने कोई वॉर शुरू नहीं किया, वो तो ऑपरेस्ट है और ये कॉलोनी जो है पूरा वॉर क्रिमिनल्स और पूरा वॉर चार्जशीट आपने रखा और एक अच्छा केस स्टडी भी रखा कि किस तरह से मुसलमानों को उनसे मस्जिद, उनसे घर कैसे छीना जा रहा है और पूरा किस तरह से दुनिया के सामने कॉलोनी किस तरह से एक्सपांड होते जा रहा है और गाज़ा जैसा गाज़ा पट्टी बन के रह गया है। तो ये हमने देखा है किस तरह से इसराइल जुल्म और जबर और ज़्यादती खुलेआम करते आ रही। दूसरा सवाल सुहेल भाई, इस पर्सपेक्टिव से हम जानना चाह रहे हैं कि हमेशा एक प्रॉमिस्ड लैंड की बात की जाती है कि इसराइल जो है यहूदियों के लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। ये बाइबल में का भी जिक्र आता है, कुरान में भी ये कहते हैं कि आपके कुरान में भी इसमें कहा गया है कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड एक रिलीजियस, एक मिथिकल जो एक पूरा एक इसमें एक आइडेंटिटी और एक पूरा लैंड से जो ये कहा गया है कि इनका लैंड है और मुसलमान आएंगे, लेकिन असल हक तो यहूदियों का है। ये पूरा जो एक नैरेटिव है इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये पूरा नैरेटिव किस तरह से प्ले आउट होता है, इसमें सिंपैथी है या इसमें जो पूरा ट्रैक्शन है, इसको आप थोड़ा अनपैक कीजिए सर। दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस और इसमें ये समझने का ज़रूरत है दिस क्लेम दैट हैज़ बीन रेज्ड इज़ लीगली एंड मॉरली बेसलेस। ये हमें समझने का ज़रूरत है। असल में सवाल ये है कि एक्सक्लूसिविटी के बारे में है सवाल, मतलब who can claim the land on the basis of exclusivity, ये है सवाल। What is the evidence to argue for an exclusive Jewish homeland? ये नंबर 1 सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। कोई भी कुरान में आयत में या कोई भी बाइबल के जो है एक जो है वर्ड्स में जिसमें ये कहते हैं कि ये जगह एक्सक्लूसिवली फॉर इज़राइलाइट्स है। हम जानते हैं कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इवन बिफोर 1948 इज़राइल बनने के पहले भी वहाँ पर ज्यूस रहते थे, वहाँ पर अरब्स रहते थे। इवन जीसस क्राइस्ट आने के 2500 साल पहले से अरब लोग वहाँ रहते हैं। बट दिस प्लेस इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी where there were always Jews, Christians and Muslims and different ethnic groups coexisted peacefully. इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी सवाल यह है कि एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर वन कम्युनिटी वो है या नहीं है। वो कोई भी जो है बाइबल में या कुरान में बताया है, ये अगर वो बताएगा तो ये एब्सोल्युटली कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट है, यह हमें समझने का ज़रूरत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सफ़र किए ऊर से, इराक़ से, और वो सफ़र करके जब मतलब नमरूद से वहाँ से हिजरत आए, निकल के आए, अपने अब्बू आज़र से भी जो है निकल के जब घर से निकल के आए, वो सीधा जेरूसलम में आए। ही केम टू ए प्लेस वेयर देयर वर ऑलरेडी पीपल लिविंग इन देयर एंड ही डिड दावा टू द पीपल। और वहाँ से लोगों से जो है इस्लाम के बारे में बात किए। फिर वहाँ से उन्होंने आगे बढ़े और भी वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स इजिप्ट, और इजिप्ट जो है वहाँ जाने के बाद हाजरा बीवी से शादी किए और फिर वहाँ से वापस आए और अब जानते हैं जेरूसलम से फिर सदर्न मक्का में गए। और आपके समझने की ज़रूरत है, देयर वर ऑलरेडी पीपल लिविंग इन दिस प्लेस एंड द हिस्टोरियंस हैव ऑलरेडी सेड दैट अरब्स, ख़ास तौर पर अरब समाज वहाँ पर रहते हैं 2500 साल पहले, इवन बिफोर जो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट से भी पहले 2500 साल पहले वहाँ अरब लोग रहते थे। मतलब यह कि एक जगह है कॉस्मोपॉलिटन जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सक्लूसिविटी कैनॉट बी रेज्ड ऑन दिस प्लेस ऑन बेस्ड ऑन एनी स्क्रिप्चर्स और एनी डॉक्यूमेंट्स। ये है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है, अगर बाइबल में आप जाएंगे, बाइबल में द बुक ऑफ एक्सोडस में ये बताया है कि दिस इज़ अ प्रॉमिस्ड लैंड, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉमिस्ड लैंड फॉर हुम? प्रॉमिस्ड लैंड फॉर द फॉलोवर्स ऑफ मोसेस। और वो प्रॉमिस पूरा हो गया। प्रॉमिस कैसे पूरा हुआ?
प्रॉमिस मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ जॉर्डन के रिवर के उस तरफ से, जो है वो लोग आगे नहीं बढ़ा। इसराइली समाज उनके हुक्म को जो है वो लोग मान नहीं रहे थे आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रॉमिस लैंड के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का वफ़ात हुए, और उसके बाद कई साल बाद यूशा बिन नून या जोशुआ के नेतृत्व में वो फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हुआ और वो प्रॉमिस ख़त्म हो गया। दैट इज़ द एंड ऑफ द प्रॉमिस। वहाँ पर जब आए तो ख़त्म हुआ। और आपको जानने का ज़रूरत है वो प्रॉमिस लैंड सिर्फ ज्यूज़ के लिए है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द बुक ऑफ जेनेसिस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। द बुक ऑफ जेनेसिस का जो है, आप चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 15 में जाइए, जिसमें ये बताते हैं कि अब्राहम के डिसेंडेंट के लिए है ये जगह। गॉड रीअफर्म्स द प्रॉमिस ऑफ द लैंड टू द अब्राहम्स और अब्रम्स डिसेंडेंट्स। अब्राहम डिसेंडेंट मतलब कौन है? अब्राहम का दो बेटा है, एक है याकूब और इस्माइल। याकूब इज़राइलाइट से और इस्माइल यानी अरब से। ये डिसेंडेंट्स के लिए है ये जगह। ये मतलब ये है कि इज़राइल के लिए एक्सक्लूसिविटी वहाँ भी ख़त्म हो गया बाइबल के आधार पर। ये है दूसरा पॉइंट। और तीसरी पॉइंट ये है कि अब्राहमिक फेथ ट्रेडिशन में दे डस नॉट बिलीव इन रेसिज्म। मतलब ये जो वंशवाद है कि ये फ़ना आदमी का बच्चों के लिए जगह है, ये जो वंश का जो कॉन्सेप्ट है, या नस्लवाद, नस्ल प्रस्ती, ये जो है अब्राहमिक फेथ ट्रेडिशन में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। इट बिलीव्स इन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इट बिलीव्स इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी नीड टू लिव को एग्जिस्ट इक्वली। सब लोगों के लिए इक्वालिटी है। यह है बुनियाद मतलब अब्राहमिक फेथ ट्रेडिशन का। इवन ऑन द बेसिस ऑफ बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट एंड इवन इन द कुरान, यही बुनियाद है। कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि दिस इज़ एक्चुअली द लैंड ऑफ एन एक्सक्लूसिव सेट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। ये जो है बाइबल से भी और कहीं से भी जो है आपको नहीं मिलेगा। यह तीसरा पॉइंट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जूइश जो सेक्ट्स है, ज्यूज़ के अंदर ही ऐसा लोग मौजूद है जो अपोज टू ज़ायनिज़्म है, और वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रहना नहीं है, कहाँ पर इज़राइल के अंदर रहना नहीं है। और अल्लाह ने या जो है यहोवा ने हमें पनिश किया है, क्या हम उनके हुक्म को ट्रांसग्रेस किया, उनको हम जो है नहीं माना और प्रॉफिट्स को कत्ल किया। ये सब चीज़ के बाद इज़राइल्स को क्योंकि वो पनिश कर रहे हैं, वी शुड नॉट एक्चुअली गो टू इज़राइल बैक। एंड इट इज़ द जूइश मशीया दैट विल कम इन द एंड टाइम्स, वो हमें लेके जाएगा इसराइल। इसलिए हम अभी जो है ट्रांसग्रेशन का कंटिन्यूएशन होगा अगर हम अभी जाके ये करेगा और लोगों को कत्ल करेगा, चोरी करेगा, जो है लोगों का ज़मीन वगैरह, ये सब हत्ता ही नहीं होना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ है जो है। मिसाल के तौर पर नेतुराई कार्ता एक सेक्ट है, सतमार एक दूसरा सेक्ट है। इस तरीके से ज्यूस अगेंस्ट ज़ायनिज़्म एक दूसरा सेक्ट है। जूइश वॉइस फॉर पीस इस तरीके से, इफ़ नॉट नाउ एक ग्रुप है। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स है जो बोलते हैं कि हमें अभी जाना नहीं है। मतलब ये जो क्लेम है कि प्रॉमिस्ड लैंड का, उसको कम्प्लीटली नेगेट करते हैं इवन ज्यूज़ के अंदर वाले एक बड़ा सेक्ट। ये भी हमें समझने का ज़रूरत है। और पांचवा पॉइंट ये है कि एक्सक्लूसिव होमलैंड आर्ग्यूमेंट ये डेंजरस है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी 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 डेंजरस, ख़तरनाक है, क्योंकि दुनिया के अंदर 5000 डिस्टिंक्ट इतनी ग्रुप्स है और दुनिया के अंदर जो है मज़ाहिब जो है हज़ारों के तादाद में मज़ाहिब है। दुनिया में सिर्फ 195 कंट्रीज़ है या 197 कंट्रीज़ है। ये 195 कंट्रीज़ के अंदर यही जो है इतनी ग्रुप्स है। और सब लोग अगर बोलते हैं कि हमें होमलैंड चाहिए और इंडिपेंडेंट होमलैंड चाहिए, तो दुनिया कैसे होगा और दुनिया में कितने खून खराबा होगा और कितने ममालिक होके मुल्कों के तौर पर यह बट जाएगा। इसलिए यह बहुत ही ख़तरनाक एक आर्ग्यूमेंट है होमलैंड, और हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव होमलैंड चाहिए। ये एक्सक्लूसिविटी बहुत ख़तरनाक है। और सिक्स्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत, लॉज गवर्निंग द मॉडर्न वर्ल्ड, ये खत्ता ही परमिसिबल नहीं है विच लॉ मतलब ये कॉलोनाइज करने के लिए और ज़मीन को चोरी करने के लिए और मिलियंस ऑफ जो है पीपल को अपने प्रॉपर्टी को स्टील करने को और उनको डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी जो है इंटरनेशनल लॉ जो है आपको अलाउ नहीं करेगा। कोई भी लॉ, कोई भी कॉमन सेंस जो है, कोई भी एथिक्स एंड मोरालिटी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड का जो आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, ये अभी मैं बोलना चाहूँगा। तो एक रेशियल, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक फॉल्स एक कॉलोनियल एक प्रोजेक्ट था। लोग ये भी बताते कि यूरोप में चूँकि ज्यूइश एक जेनोसाइड हुआ तो उसके बदले में
ज्यूस ने गिल्ट में एक अरब का एक लैंड दे दिया और उससे फिर एक इटर्नल क्लैश और एक इटर्नल एक स्पाइरल शुरू हुआ जो आज तक चलते आ रहा है। इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपके जो पूरा एक्सप्लेनेशन से निकल गया है कि एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट में अरब थे, एक तरफ इसराइल यहूदी थी। क्या मुसलमान या जो मुस्लिम्स है वो नेचुरली एंटी ज्यू से, मतलब मीडिया प्रोपेगेंडा और पूरे एक इमेज खड़ा किया गया कि मुसलमान लोग जो है इसराइल से पूरे जो है यहूदियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा एलिगेशन है, इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा नॉनसेंस है जो मतलब द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ। हमेशा जब भी जंग होते हैं तो पहला जो मौत होते हैं वो सच का मौत होते हैं, सच को कत्ल किया जाता है। तो इसलिए वो जो है जंग के हालात में इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है निकल के आएगा जो ऑन अ डे टू डे बेसिस और भी हम सुनने में आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्स चीज़ है कि मुसलमान बाय इंस्टिंक्ट एंटी ज्यू है। ये बिल्कुल गलत है। आप इस दुनिया में देखेंगे ज्यूस ने जो प्रॉब्लम्स फेस किया है फॉर द लास्ट 3000 और मोर ईयर्स इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, इट वॉज ऑलवेज बिन क्रिश्चियंस। मतलब जो क्रिश्चियन डम के अंदर, पूरा दुनिया के क्रिश्चियन समाज के अंदर जो है उनको जो भी जो है सब्जुगेशन, एट्रॉसिटीज़, परसिक्यूशन, ये सब जो फेस को किया है, इवन होलोकॉस्ट, ये सब क्रिश्चियन समाज से फेस किया है। और उस वक्त मुसलमान का रोल ये था कि उनको लोग रिफ्यूज देते थे दुनिया के हर मुस्लिम ममालिकों में जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर मौजूद था। ऑटोमन्स ने उनको वेलकम किया और उनको जो अपने जगह पर, मोरक्को फॉर इंस्टेंस, दे वर लार्ज नंबर ऑफ ज्यूस। क्यों? क्योंकि उनको वेलकम किया था ऑटोमन्स ने, बोले कि आप यहाँ आके रहिए, यू कैन सीक रेफ्यूज इन आवर लैंड्स। इराक़ के अंदर, इराक़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे ज्यूस रहते थे और जो है आप देखिए पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर ज्यूस बहुत बड़े तादाद में मौजूद है। इस तरीके से ज्यूस मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत बड़े तादाद में थे। लेकिन और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेन के इंक्विजिशन, स्पेनिश इंक्विजिशन जब चल रहा था, जो क्रिश्चियन चर्च के जो है हुक्म के आधार पर उन्होंने पूरा मुसलमान को जब एक्सपेल किया तो ज्यूस को भी एक्सपेल किया। इट वाज नॉट ओनली मुस्लिम्स, दे एक्सपेल्ड द ज्यूस एंड द मुस्लिम्स फ्रॉम स्पेन। उस वक्त जो ऑटोमन किंग था उन्होंने जो है शिप्स भेजा जो जिब्राल्टर पास के तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी के तरफ, और उनसे बोला कि आप उनको जो है ज्यूस को हम वेलकम करना चाहते हैं अपने लैंड्स में, और बड़े पैमाने पे वहाँ से पूरा एक्सपेल हुआ ज्यूस को मुस्लिम कंट्रीज़ में लेके आए। ये हिस्ट्री है, मतलब अक्रॉस द हिस्ट्री आप देख सकते हैं। स्पेनिश रिकॉन्क्विस्ट सिर्फ नहीं बल्कि अक्रॉस द हिस्ट्री यू कैन सी दिस जो है मुस्लिम जो हॉस्पिटैलिटी एंड मुस्लिम्स वेलकमिंग ज्यूस। पर लेकिन एक्सेप्शंस मौजूद है ज़रूर, देयर आर एक्सेप्शंस। फॉर इंस्टेंस इवन एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वर ज्यूस हु हैड बिट्रेड द लॉ ऑफ द लैंड इन मदीना, तो उस वक्त पनिश हुआ था, बहुत सारे चीज़ हुआ है। लेकिन मुसलमान का सबसे बड़ा एलाई जब मदीना में भी था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि इन्ना हादा उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, कि हम एक उम्मत है, वी आर वन सिंगल नेशन। मदीना के अंदर वो ज्यूस के साथ है, बनु कुरैला, बनु कैनुका, बनु नलीर, बनु मुज़दलिफ, इस तरीके से जो है एक बड़ा समाज, एक अच्छा समाज होकर उसको बनाया था। ये हमें समझने का ज़रूरत है। और इसमें एक और चीज़ है कि ज्यूस और मुसलमान बहुत ही कॉमनैलिटीज़ मौजूद है। सबसे ज़्यादा अगर कॉमनैलिटीज़ कोई भी मज़हब के बीच में अगर हो तो वो इस्लाम और जुडाइज़म के बीच में है। इस्लाम और जुडाइज़म में इतना ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ है कि आप चौंक जाएंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज़म या तौहीद। अल्लाह हम बोलते हैं, वो एल बोलते हैं या एल बोलते हैं। तो मोनोथीज़म, अगर एक बंदूक लेके अपने सर पे रख के बोलते हैं कि आप जो है कोई और आइडल को वर्शिप करे, तो मुसलमान से जो बोलेगा तो वो एग्री नहीं करेगा। आप यू कैन शूट एट मी बट आई विल नॉट वर्शिप एन आइडल। यही चीज़ है ज्यूस के बारे में। वो लोग भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी आइडल वर्शिप कबूल नहीं करेगा। और आप जो देख सकते हैं वो प्रॉफिटहुड यानी जो रिसालत को वो लोग मानते हैं, वही को वो लोग मानते हैं, हॉली बुक को वो मानते हैं, तौरा को जो मानते हैं, मतलब हम जो मानते हैं तौरा को, वो तौरा को मानते हैं, और आखिरत को वो मानते हैं। तौहीद, रिसालत और आखिरत को वो मानते हैं कि जजमेंट डे मौजूद है, रिजरेक्शन होगा वगैरह। और एंजल्स में विश्वास करते हैं
और वो जो है अब्राहमिक फेथ ट्रेडिशन है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वो 3 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं हर दिन। उनको भी क़िबला, उनका जो मस्जिद अक्सा, मतलब मस्जिद अक्सा जो हमारा पहला क़िबला है, वो उनके लिए भी जो है वो मानते हैं वो होली जगह है। आज़ान हम भी करते हैं, वो भी आज़ान करते हैं। मतलब हमारे डाइटरी रूल्स है, उनका भी डाइटरी रूल्स है, जिसमें हलाल, हम हलाल बोलते हैं, वो कोशर बोलते हैं, वो हर चीज़ खाएंगे नहीं, वो सिर्फ कोशर मीट खाएगा। कैलेंडर जो है, हम लूनार कैलेंडर के आधार पर चीज़ें करते हैं, वो भी लूनार कैलेंडर के आधार पर करते हैं। मतलब मेल सर्कमसिशन हम करते हैं, वो भी मेल सर्कमसिशन करते हैं। विमेन का जो मॉडर्न ड्रेसिंग है, जैसा कि मैरिड वुमेन ख़ास तौर पर वो बोलते हैं कि अपना हेड ढकना चाहिए, सर ढकना चाहिए, वो भी वो ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हमेशा जो है लेडीज़ जो है वो कवर करना चाहिए। इस तरीके से आप अगर रब्बी बेन अब्राहमसन, एक रब्बी है, उसके जो है किताब देखिए, वो बोलते हैं कि मुस्लिम्स आर मेंशन इन द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ द बाइबल। वो कहते हैं कि मुस्लिम जो है, जो सलामाई वगैरह जो बोलते हैं, वो मुसलमान के बारे में, शुआइब अलैहिस्सलाम के बारे में, या जो है जित्रो यानी शुआइब अलैहिस्सलाम के बारे में जो डिसेंडेंट्स है, वो समझते हैं कि वो मुसलमान के बारे में मुस्लिमम बोल के जो है आप जो देख रहे हैं मुस्लिम, ये असल में मुसलमान के बारे में है। ये एक रब्बी है, जूइश रब्बी है। मतलब ये कि और हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो सलाम अलैकुम बोलते हैं। हम वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, उसका जवाब वो जो है अलैकुम अस्सलाम बोलते हैं। इस तरीके से बहुत इतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कि जूस एंड मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री में भी उस तरीके से जो है एनिमोसिटी आप नहीं देखेंगे। और अशूरा के दिन हम लोग जो रोज़ा रखते हैं, वो भी मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं? बोले कि इस दिन था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइल को जो है लिबरेट किया फ़िरऔन से, तो वो दिन हम रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम भी रोज़ा रखेंगे। आप सिर्फ 10th को मुहर्रम 10 को रखेंगे, मुहर्रम 9 और 10 को रखेंगे, 2 दिन रखेंगे। इस तरीके से वी टुक दिस और कॉपीड इट फ्रॉम ज्यूस। तो इस तरीके से जो है मुसलमान और इस्लाम में बहुत ज़्यादा जो है कॉमनैलिटीज़ और जो है बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन इट इज़ ड्यू टू कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल पावर्स और जो है अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क ने जो किया है षड्यंत्र और जो है डिवाइड किया है लोगों को, जैसा कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम कर दिया, वैसा ही वो जगह पर उन्होंने सेंसस को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पोस्ट 1940s जो है वो समाज को ऐसा बांटा, ख़ासतौर पर 1920s के बाद। इवन फ़लस्तीन के इसराइल के जन्म होने के पहले उन्होंने वहाँ के इसराइल और जो है अरब समाज को बांटने का बहुत बड़ा काम करने के बाद, वो सब बड़ा हिस्ट्री है जो जिसके ज़्यादा भी जाना नहीं चाहूँगा, तो मुसलमान और ज्यूस दूर दूर हो गए, नहीं तो वो बहुत करीब 2 समाज था। तो ये बहुत ही गलत एक चीज़ है जो बोलते हैं कि मुसलमान और ज्यूस जो है बहुत ही, मुसलमान इस्लाम ज्यूस को बहुत नफरत के साथ देखते हैं। तो नेटिव सेटलर जीव और अरब एक परमानेंट एनिमीज बने एक फिनोमिनल मॉडर्न है। अभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अभी ये जो रिसेंट पिछले हफ्तों में हमने देखा कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई कि जो है 40 बच्चों को जो है फ़लस्तीन के फाइटर्स ने जो है बच्चों को भी जो है उनको कत्ल कर दिया, उनको जो है स्लॉटर कर दिया। और ये न्यूज़ जो है दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने शेयर किया, फिर बाद में वो लोग रिट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक टेंडेंसी हम देखते हैं, ये एक पूरा एक इमेजरी ये देखते हैं, ऑप्टिक्स ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया जो है फ़लस्तीन, ये पूरा दुनिया जो इसराइल के साथ में है और कहीं ना कहीं पूरा दुनिया जो फ़लस्तीन को जो है अपना फ़लस्तीन को टेररिस्ट नेशन या टेररिस्ट स्टेट जैसा देखते हैं। तो इस पूरा जो एक इमेजरी है, ये जो पूरा एक पूरा एक नैरेटिव है, इसको आप कैसे देखते हैं कि पूरा दुनिया लगता है कि इसराइल के साथ है, ऐसा मीडिया प्रोजेक्ट करता है, और दूसरी तरफ ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि पूरा जो है फ़लस्तीन ही जो है टेररिस्ट स्टेट है। आप देखते हैं जैसे अभी यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया, अभी वो बड़े बड़े कंट्रीज ये स्टेटमेंट दे रहे कि वहाँ पीस होना चाहिए। यूक्रेन के मामले में नेम करे, कल इसराइल के मामले में नेम करने से भी वो डर जा रहे हो, अपने जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं। तो इस फिनोमिनन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, आपने जो पहले बताया कि बिहेडिंग और चिल्ड्रन वगैरह, आप जानते होंगे कि आज दिस टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर इन पोस्ट द वायलेंस दैट इरप्टेड ऑन 7th October। वाइट हाउस में जब जो बाइडन ने, प्रेसिडेंट ऑफ US ने जब बताया कि वी हैव सीन जो है पीपल बीइंग, किड्स बीइंग और चिल्ड्रन बीइंग बिहेडेड वगैरह, वो भी अपने तकरीर में बोलते थे। आज जो है वाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया वी हैव नॉट सीन सच अ वीडियो। मतलब इतना ज़्यादा गलत और जो है फेक प्रोपेगेंडा होते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस कि इवन US प्रेसिडेंट समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आपने पूछा था कि इसमें क्या पूरा दुनिया इसराइल के साथ है और इसराइल जो कर रहे हैं
वो इज़राइल एक तरफ, इज़राइल के साथ पूरा समाज एक तरफ और जो है अरब जो है फ़लस्तीनियंस दूसरा तरफ है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो. For the past half a century, Israel has been accused by UN and the Western world and Arab nations as violating the international laws and resolutions. मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज और रेजोल्यूशंस के उन्होंने वायलेट किया है कि अब गिन के ख़त्म नहीं करेगा आज, वो हमारा डिस्कशन आज ख़त्म नहीं होगा. मतलब हमेशा इज़राइल एक अपार्थाइड जो है स्टेट होकर डिक्लेयर हुआ है, इवन वर्स दैन साउथ अफ्रीका जो है, जहाँ पर वो सेग्रीगेट करते हैं अरब्स को और इज़राइलिट्स को. वो बोलते हैं कि ये सड़क है जहाँ पर अरब्स, मतलब मैंने हेब्रोन के बारे में बताया था. हेब्रोन में आप जब जाएंगे, क्योंकि गज़ा में आप नहीं जा सकते, हेब्रोन में तो जा सकते हैं, हेब्रोन में जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर सड़क है जहाँ पर मुसलमान वॉक कर सकते हैं और वो ड्राइव नहीं कर सकता. मुसलमान मतलब मुसलमान नहीं बल्कि फ़लस्तीनियंस, जो क्रिश्चियंस हो या मतलब अरब्स, बेसिकली अरब क्रिश्चियंस हो या अरब मुसलमान हो, जो भी हो, अरब्स वहाँ वॉक नहीं कर सकता, सिर्फ ज्यूस वॉक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और इथनिसिटी. और वहाँ पर कुछ सड़क ऐसा है जहाँ पर अपने गाड़ी, मतलब अरब्स का गाड़ी नहीं चलेगा, वो सिर्फ ज्यूस का गाड़ी चलेगा. जैसा कि आप इंडिया में जो जातिवाद है, वैसा ही जो सड़क जिसके अंदर ब्राह्मण सी चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा वगैरह, यही आप वहाँ पर आज के मॉडर्न जो बोलते हैं सिविलाइज्ड जो है सोसाइटी अपने आप को वो बोलते हैं वो तकरीर में, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू, कि दिस इज़ अ वॉर बिटवीन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड सिविलाइज्ड वर्ल्ड. सिविलाइज्ड वर्ल्ड क्या है, वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सेग्रीगेशन और अपार्थाइड और लोगों के ऊपर इनजस्टिस, चोरी करना, घर चोरी करना, ये सब लोग जो है वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं. इसी को जो है लोग सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने हमेशा जो है कंडेम किया. मैं आपके सामने जो है कुछ रेजोल्यूशंस को कोट करना चाहूँगा, न सिर्फ इंटरनेशनल रेजोल्यूशन बोल के यूनाइटेड नेशंस का, बल्कि इवन द कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल सिस्टम्स इनसाइड द कंट्री ऑफ इज़राइल, वो खुद बोलते हैं कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ एंड प्रैक्टिसेस. मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा. मिसाल के तौर पर यूएन का जुडिशियल आर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, वो 2003 में वो बोलते हैं कि दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. कौन सा? ये जो सेग्रीगेशन या अपार्थाइड वॉल है, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है. और ये जो एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक है और 1967 बॉर्डर्स को पास करके आप जो है उसको आगे, उससे भी आगे बढ़ करके आप ये पूरा जो बना रहे, तो अलग अलग जगह पर वेस्ट बैंक के अंदर जो है आप जो नया सेटलमेंट बना रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है. ये हमेशा बार बार जो है यूनाइटेड नेशंस ने, मैं आपके सामने वो पेश नहीं करना चाहूँगा, बहुत टाइम लगेगा. और इवन जो है द कोर्ट ऑफ इज़राइल ने बताया कि ये जो चीज़ है एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ख़त्म, मतलब तबाह हो, मतलब तोड़ देना चाहिए. जो इजरायली सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक के अंदर, इसको ख़त्म करके वहाँ पर जो है अरब लोगों को ये ज़मीन वापस देना चाहिए. तो ये एक हकीकत है जो हमारा सामने मौजूद है. तो इसमें दो राय नहीं है कि इवन इंडिया जो है उसके ख़िलाफ़ है. मतलब ये है कि पूरा दुनिया एक तरफ है और जो है इज़राइल अकेला एक तरफ है. लेकिन फॉर रीजन्स पर्टेनिंग टू मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड पावर, जो है अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज उनके साथ मौजूद खड़े हैं ये इनजस्टिस में. और वो अक्सर और बेशतर यूरोप भी अगर वो जो है रेजोल्यूशन पास करते हैं, US वीटो करते हैं इन फेवर ऑफ इज़राइल UN के अंदर. तो ये हम देखते आए हैं. तो ये तो वाज़ेह है कि ये इनजस्टिस है और ये जो है अगेंस्ट इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस एंड लॉज है. आगे बढ़ते हुए आपने अपने तमहीद इंट्रोडक्टरी वर्ड से भी कहा था कि चूँकि हम लोग इंडिया से हैं और हमने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं पैलेस्टीनियन स्ट्रगल के साथ. आप हमें ये बताइए कि इंडिया का जो है इसराइल को लेके, इसराइल को जो कॉलोनाइजेशन पूरा रहा है फ़लस्तीन में, उसको लेके इंडिया का क्या पॉलिसी रहा है, और ख़ासकर फ़लस्तीन या गाज़ा में जो जुल्म होता है डे टू डे इसराइल की तरफ से, उसको लेके इंडिया की पॉलिसी ओवर द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है, इस पर कुछ आप रोशनी डालिए ना. बिल्कुल. इंडिया बेसिकली हमेशा जो है इज़राइल के ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ रहा. इवन 1947 में यूनाइटेड नेशंस जब पार्टीशन प्लान जब सामने रख रहा था नवंबर 1947, उस वक्त भी इंडिया ने ये बताया कि वी स्टैंड विद द कॉज ऑफ फ़लस्तीन, वी एक्टिवली सपोर्ट फ़लस्तीन. मतलब वो हमेशा हिस्ट्री में हमेशा इंडिया फ़लस्तीन के साथ रहे. UN जनरल असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन 3379
जिसके अंदर ख़ास तौर पर इसमें बताते हैं कि ये जो फ़लस्तीन मतलब ये है कि दिस इज़ आइडेंटिफाइड एज ज़ायनिज़्म इज़ बेसिकली रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो रेजोल्यूशन 3379 है, इसके अंदर इंडिया जो है सिग्नेटरी है। इंडिया बोलता है कि ज़ायनिज़्म इज़ रेसिज्म, ज़ायनिज़्म इज़ अगेंस्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल इनसाइड इज़राइल और फ़लस्तीन। ये इंडिया का अब तक का मौक़िफ़ है। और इवन वाजपेयी, आप जानते हैं बीजेपी अभी रूल कर रहे हैं बीजेपी, और मोदी बोल रहे हैं वी स्टैंड विद इज़राइल। दिस इज़ अ ह्यूज परवर्जन, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। यू कैन ऑल्सो सी द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द होम मिनिस्ट्री एंड द फॉरेन मिनिस्ट्री, बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। मतलब इसमें इवन आज मतलब वो तो आज के मामला है, लेकिन कल आप वाजपेयी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, उन्होंने बताया कि इज़राइल शुड लीव द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन लैंड्स। वो अभी भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं, इज़राइल जो है फ़लस्तीन को छोड़ के जाना चाहिए, शुड लीव द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन लैंड्स। ये जो है एक से ज़्यादा तकरीरों में वाजपेयी बोलते हुए आप जो है देख सकते हैं, यूट्यूब में आज भी मौजूद है। और इंडिया ने जो 2007 के जो अन्नापोलिस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने जाके जो है बहुत वाज़े अल्फाज में अपने तकरीर में बताया कि इंडिया सपोर्ट द फ़लस्तीनियन कॉज हैज़ नॉट वेवर्ड। ये अपना तकरीर में वो बोलते हैं। और उसके बाद वो वापस आने के बाद इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर फ़लस्तीन को एक एम्बेसी एक तोहफे के तौर पर वो देने के बाद वो उसका इनाग्रेशन सेशन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि सपोर्ट फॉर द फ़लस्तीनियन कॉज हैज़ बीन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। And he reiterated, saying that मतलब ये बोला कि India's firm support for the struggle of sovereignty of the Palestine independence, viable and united state of Palestine with East Jerusalem as its capital, जो है हम इसको सपोर्ट करते हैं। जेरूसलम इसराइल का कैपिटल नहीं बल्कि फ़लस्तीन का कैपिटल होकर वो डिक्लेयर करने के लिए हम आगे हैं। ये इंडिया का मौक़िफ़ है। अब तक का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज हमेशा बोलते हैं फ्रॉम टाइम मेमोरियल, फ्रॉम जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है इवन पार्टीशन के ख़िलाफ़ है। इसराइल जो स्टेट बनाया था, मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन के भी ख़िलाफ़ था उस वक्त जो है एट द फर्स्ट स्टेज, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस बिलोंग्स टू दिस एरिया बिलोंग्स टू द अरब्स and the foreign people should not occupy this land even with the blessings of the colonial powers such as जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये उस वक्त और अब तक का इंडिया के पॉलिसी ऑफिशियल पॉलिसी रहा है। जी सर भाई, ये बहुत अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इंडिया हमेशा से फ़लस्तीन और ऑपरेस के साथ रहा है, चूँकि हम भी वो फ्रीडम स्ट्रगल से गुजरे हैं, वो ट्रेजेक्ट्री हमने भी देखा। लेकिन आज हम देखते हैं कि मीडिया और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल जो फ़लस्तीन में अनफोल्ड हो रहा है, जो बॉम्बिंग हो रहा है, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हम देखते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ट्रेजेडी है। आगे बढ़ते हुए हमने बहुत सारे पहलुओं से, क्या फ़लस्तीन ऑपरेसर है या वो एग्रेसर है, और पूरे इंटरनेशनल सिनारियो इसमें क्या है, होली लैंड का जो पूरा एक पूरा नैरेटिव है उसको भी हमने देखा। इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ जो है किस तरह से फ़लस्तीन को देखते हैं, आपने वहाँ से कुछ केस स्टडीज़ भी बताए। आगे चलते हुए हमने देखा कि यहाँ पे साफ़ होता है कि इसराइल एक ऑपरेसर और किस तरह से फ़लस्तीन को ऑपरेस कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है और दिन ब दिन उसको एक्सपांड करते जा रहा है। आगे बढ़ते हुए सबसे अहम सवाल ये है कि एज इंडियंस, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू मिटिगेट दिस क्राइसिस एंड मूव टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। हमारा इसमें एक्शन प्लान क्या होना चाहिए इसमें? बिल्कुल निहाल भाई, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल इंटरव्यू। असल में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया आपके हाथ में है। जो झूठ जो फैलते हैं, चीज़ों को जो हीरो को विलन के तौर पर पेश किया जाता है, विलन को हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। इस दौर में जो सच जानते हैं उनके सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये है कि यू शुड शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग सोशल मीडिया। जितने भी ज़ोर से, जितने भी जो है पुकार के आप अपने सच को बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। मतलब यू शुड यूज़ ऑल जो है मीडिया जो है वसाइल जदीद वसाइल इस्तेमाल करके आपको अपने जो है मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। नंबर 1 है। नंबर 2 है सपोर्ट द ऑथर्स एंड राइटर्स who are standing for the cause of Palestine।
जितने भी अच्छे अच्छे किताबें लिखी गई है, जितने जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखी गई है, इसको जो है लोगों के सामने लाया जाए, और ये जो ऑथर्स है उनको पब्लिक के सामने लाया जाए, उनके वॉइस को एम्पलीफाई किया जाए और समाज के सामने उनको पेश किया जाए। देखिए, दिस इज़ अ पर्सन हु हैव डन, फॉर इंस्टेंस जो है आज मतलब एक किताब मैं पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा है, वो अमेज़ॉन में मौजूद है, रिसेंटली पब्लिश्ड है, पैलेस्टीन हाईजैक्ड, Palestine hijacked, how Zionism forged an apartheid state from river to sea। ये एक थॉमस सुआरेज का किताब है, उसका ऑथर का नाम है। वो किताब में बहुत वाज़े अंदाज में, बहुत ही मोटा किताब है, वो बोलते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा ज़मीन से लोगों को जो है निकाल के एक जो है एक इसराइली ज़ायनिस्ट रेसिस्ट स्टेट उन्होंने फौज किया, ये उसको उन्होंने पेश किया। मतलब ऐसे लोगों को और उनके किताबों को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा, जो पॉलिटिशियंस है, सोशल एक्टिविस्ट है, जो समाज मतलब जो जस्टिस के तहत काम करते हैं, जो वाकई इस कॉज के लिए आगे खड़े हैं, उनके वॉइसेस को एम्पलीफाई, उनको सपोर्ट करने का ज़रूरत है। चौथा ये है कि जो प्रॉब्लम फेस करने वाला फ़लस्तीनियंस है, वो तो बोलने का ज़रूरत है, इसलिए मैं फोर्थ में रखा है। इट्स नॉट टू से दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द फर्स्ट अव्वल तरीन इम्पॉर्टेंस है। और सब लोग जानते हैं, अपने पास जितने भी वसाइल मौजूद है, अपने पास पैसा जितने भी कम हो, वो इस रास्ते में फॉर द कॉज ऑफ फ़लस्तीन आप स्पेंड करना जो है आज के दौर के सबसे बड़ा सदका है, आज के दौर का सबसे बड़ा ज़कात है। तो आपके पास अगर जितने भी जो है रिसोर्स मौजूद हो, वो फ़लस्तीनियन कॉज के लिए इस्तेमाल करना। मैं ये 4 चीज़ मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में करने के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ आप इस मामले में कर सकते हैं। यही 4 चीज़ को बहुत ही अलग अलग अंदाज में आप जो है कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी शुक्रिया सर भाई, कि हमें जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के एरा में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वही एक कोशिश थी कि फ़लस्तीन की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और इसराइल पूरा अपना नैरेटिव, अपना पूरा जो है मिथ के ज़रिए से किस तरह से पूरे नैरेटिव को स्पिन कर रहा है। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को जो है पहुँचाएँ, जो लोग इस पर रिसर्च किए हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनकी कामों को लोगों तक पहुँचाएँ, जो फ़लस्तीनियों के हम लोग मदद कर सकते हो मदद करें। और आखिरी में ये जो पूरा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आज 21st सेंचुरी में हम लोग डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आइडियल्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज इस एरा में जहाँ ये सब सेलिब्रेशन भी हो रहा है, वही एक जेनोसाइड भी हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मीडिया भी देख रहा है, यूएन भी देख रहा है, पूरे सुपर पावर्स भी देख रहे हैं। तो ये सवाल है ह्यूमैनिटी के लिए, सवाल ख़ास हिंदुस्तानियों के लिए, जो फ्रीडम, डिग्निटी और जो हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम जो है जालिमों के ख़िलाफ़, ऑपरेसर्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, वो खड़े हमेशा रहेंगे और हम जो है हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक ख़ास हम लोग एक बातचीत सुहेल भाई से, सुहेल के हिसाब से कर रहे थे कि किस तरह से फ़लस्तीन की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जो है बर्निंग इश्यूज़, पैसे इश्यूज़ पे हम समझते हैं जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स आना चाहिए, अलग अलग वेंटेज पॉइंट से बात होना चाहिए। इस ताल्लुक से हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इस कॉन्वर्सेशन में ही तक, नए टॉपिक के साथ और ज़्यादा अपडेट्स के साथ और ज़्यादा जो है कवरेज के साथ हम लोग आगे भी आते रहेंगे। तो मैं सुहेल के साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से, इन डेप्थ अंदाज से, अपना जो है फील्ड वर्क से, अपना जो है ट्रिप्स के एक्सपोजर से हमें बहुत ज़्यादा जो है इंसाइट दिए हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है उस सिचुएशन के बारे में बताए हैं। तो मैं आपको और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सुहेल भाई। शुक्रिया।